विद्यार्थियों, जैव सांख्यिकी के अध्ययन के दौरान हमने विगत कक्षा में पढ़ा कि किस प्रकार जैव सांख्यिकी अथवा सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाले सिंबल्स, पद, टर्म्स, चिन्ह किस प्रकार होते हैं और वो किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम आंकड़ों का संग्रह व वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है ये समझने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी में आंकड़ों की महत्ता है, इस पे हम विगत अध्ययन के दौरान बात कर चुके हैं। ये महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ों का संग्रह किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जनगणना के दौरान, सर्वेक्षण के दौरान, अन्वेषण के दौरान, विद्यार्थी द्वारा, रिसर्चर द्वारा, या जो अध्ययन कर रहा है किसी विशेष परिस्थिति का, विशेष घटना का, वो इस प्रकार डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं। और ये जो संख्यात्मक सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जैसे मैंने आपको विगत अध्ययन के दौरान बताया था कि संख्या में परिवर्तित सूचनाएं, तो जो संख्यात्मक सूचनाएं एकत्रित की जाती है इन्हें रॉ डाटा या मूल आंकड़े कहते हैं। अगर हम हमारी ये स्लाइड देखें तो इसमें हमने प्रथम बिंदु जो लिया है वो मूल आंकड़ों का ही लिया है। ये मूल आंकड़े से निष्कर्ष निकालना उतना आसान नहीं होता। ये यथाप्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात उन्हें वर्गीकृत करना, उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करना, या यूँ कहा जाए कि उन्हें सारणीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। सारणीबद्ध करना, इसे टैब्यूलेशन कहते हैं। उनका वर्गीकरण करना, प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण करने को वर्गीकरण कहते हैं, जैसा कि मैंने द्वितीय बिंदु में लिखा है यहाँ। ये वर्गीकरण या आंकड़ों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, अभी हम बात करेंगे। पहले पुनः रॉ डाटा पे चलते हैं। ये डाटा, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई जनगणना की गिनती हो सकती है, किसी भौगोलिक परिस्थितियों की किसी भौगोलिक जानकारी हो सकती है, किसी वर्षवार फैली बीमारियों के बारे में जानकारी हो सकती है, कोई फिनोमेनन या कोई एक्टिविटी जो हुई है उस दौरान समय काल खंड में वो हो सकती है। उसको एकत्रित करना रॉ डाटा कहलाता है। मूल आंकड़े, इन मूल आंकड़ों पे ही कार्य करके सांख्यिकी को हम प्रेजेंटेशन, टैब्यूलेशन, प्रेजेंटेशन और फिर इन्फ्रेंस कि उनसे कोई निष्कर्ष निकाल सकें, हमने विगत कक्षाओं में पढ़ा था, उस दौरान किए, उस प्रकार काम किया जाता है। तो मैंने इस अध्ययन के दौरान आपसे बतलाया कि रॉ डाटा, उनका वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ उनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उनका टैब्यूलेशन। प्रेजेंटेबल मतलब उनको प्रस्तुत किया जा सके ढंग से, उससे ऊपर कोई स्टडी की जा सके। तो आइए देखते कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करना, क्लासिफाई करना का प्रथम काम है, और उस काम के अंतर्गत एक आंकड़ों का अभिविन्यास तैयार करना, एरे, जो मोटे तौर पे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है। इस उदाहरण के अंतर्गत लगभग 100 गुलाब के पौधों पर पाए गए फूलों की संख्या एक रिसर्चर ने, एक छात्र ने जैसे नोट करी है, इसका एक मैंने उदाहरण लिया है और इस संख्या को इस फॉर्म में दर्शाया है। ये एक तरह से सिंपल टैब्यूलेटेड फॉर्म है जिसके अंतर दर्शाया गया कि 100 गुलाब के पौधों पर कितने कितने गुलाब पाए गए प्रत्येक पौधे के ऊपर। आशा है आप इसको समझ पा रहे होंगे। गिनती चूँकि फ़ोटो से डाली गई है इसलिए थोड़ी अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा रखें। ये 100 गुलाब के पौधों के ऊपर, प्रत्येक गुलाब के पौधे के ऊपर कितने कितने गुलाब के फूल पाए गए, उनकी संख्या है। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इससे कोई अध्ययन नहीं कर सकते। ये एक रैंडम तरीके से प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं कि अगर मुझे कहा जाए या आपको कहा जाए कि इसे इकट्ठा करके लाइए तो इस प्रकार से दिए। ये अनग्रुप्ड डाटा है, असंगठित
किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल। अब हमने इसे अभिविन्यास करने का प्रयास किया, सही ढंग से लगाने का प्रयास किया। हमसे मेरा मतलब है यह एक तरीका है सांख्यिकी के अंदर प्रस्तुत करने का। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अभिविन्यास के दौरान हमने इसको छोटे से बड़े के ऊपर, यानी जो संख्या जिस पौधे पे सबसे कम फूल थे वो सबसे पहले, तत्पश्चात उससे दूसरी, उसके बाद दूसरी, एक क्रमवार तरीके से इसे अरेंज कर दिया। आप देखें तो प्रथम संख्या इस पे ऊपर दाएं हाथ बाएं हाथ के कोने पे 67, फिर 72, फिर 72, फिर 73, फिर 75, 76, इस तरह बढ़ती हुई संख्या है। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये एरे या अभिविन्यास इस प्रकार का है जो निम्न से उच्च की ओर, स्मॉल से लार्ज की ओर, कम से ज़्यादा की ओर दर्शाता है। इस अभिविन्यास, इस अरेंजमेंट को एरे कहते हैं, या एरे व्यवस्था के रूप में इसको लगाया गया है। आप इसको एक बार पुनः देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज दूं जिसके अंतर्गत आपको इस प्रकार की अभिविन्यास तैयार करनी हो आपको दिए गए डाटा की। ये प्राथमिक डाटा या मूल रॉ डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। जब हम आंकड़ों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें वर्गीकरण की कई विधियां हैं जिसके अंतर्गत यथाप्राप्त आंकड़ों को उनके गुण के आधार पर, इस्तेमाल के आधार पर असमान समान विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, रखा जाता है। उसमें से जो प्रमुख हैं जिनको हमें समझना है, और समझ करने के बाद उसमें से प्रमुख तो हम जो समझेंगे वो तो संख्यात्मक वर्गीकरण की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बाकी के वर्गीकरण की बात करी जाए तो जो तरीके उसके अंतर्गत प्रथम जो मैंने बिंदु आपके अध्ययन के लिए लिया है वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण का लिया है। इस विधि के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर, अर्थात क्षेत्र, जैसे राज्य हो, कोई स्थान हो, उसके अनुसार किया जाता है। इसमें विभिन्न, उदाहरण के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में वर्ष 2019-20 में पैदावार, चने की पैदावार, तो इसे हम एक तरफ राज्यों के नाम लिख लेंगे और उसके ऊपर दूसरी, उसके सामने, उसके सम्मुख चने की जो पैदावार हुई मैट्रिक टन में या वजन के रूप में, उसे इंद्राज कर लेंगे। साधारण है, आसान है, पर इसमें ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। राज्य का नाम और राज्य के नाम के सामने वहाँ पे हुई पैदावार, उस वर्ष, जो वर्ष का आंकड़ा आपने स्टडी करना है ऊपर, उसके हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, कालानुक्रमिक वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, जिसमें कालांतर हो, समय हो, काल हो। ये किसी घटना के लिए किसी विशेष घटित होने के आधार पर बना के आंकड़े को वर्गीकृत किए जाते हैं। इसमें वर्ष विशेष होते हैं, जैसे 2001 से 2002, 2003 से 2004, 2005 से 2006, और इस काल यानी ये जो टाइम है, ईयर के रूप में डिनोट किया हुआ या किसी समय के रूप में डिनोट किया गया, मंथ के रूप में डिनोट किया गया। और उसके आगे, उदाहरण के तौर पे वर्ष 2019-20 में हमारे शहर में आई माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या, 17-18 में आई की संख्या, इस प्रकार एक कालखंड के दौरान के आंकड़े होते हैं। तो उस आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए ये भी टेबुलेशन फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, गुणात्मक वर्गीकरण। जब तथ्यों को उनके गुणों या विशेषताओं के आधार पर बांटा जाए तो उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। इनका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, यानी सांख्यिकी का प्रस्तुतिकरण क्वांटिटेटिव आधार पर किया हुआ होता है।
ये क्वांटिटेटिव आधार किस प्रकार का हो सकता है, कोई जाति, धर्म, लिंग इत्यादि वर्गों में बांटा गया हो तो ये गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। कोई एक गुण को लेकर के, कोई एक विशेषता को लेकर के, उपस्थित अनुपस्थित उस गुण को लेकर के अगर किया गया हो, तो जैसे किसी एक पॉपुलेशन के अंदर मेल या फीमेल छांटने हो, उनकी गिनती बतानी हो, उसमें विभेद बताना हो, तब इसको इस प्रकार से किया जाता है। ये दो तरीके से किया जाता है। चूंकि ये आपसे ज़्यादा संबंध नहीं है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से तो है लेकिन हमारे अध्ययन से संबंधित नहीं, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने का प्रयास नहीं किया। फिर भी समझा देता हूँ कि इसे डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के रूप में भी देखा जाता है। जैसे किसी एक जनसंख्या में पुरुष और स्त्री की संख्या निकालनी है तो आपने सिंपल सा एक डायग्राम बनाया, ऊपर जनसंख्या लिखी और उसमें से नीचे एक एरो निकाल के पुरुष और स्त्री की संख्या लिख दी, दो बांटते हुए, दो कॉलम बनाते हुए। विवाहित अविवाहित की संख्या हो तो वो भी इस प्रकार से किया जाता है। मैनीफोल्ड के अंतर्गत हम उसमें से कई पुरुष, स्त्री, विवाहित, अविवाहित, स्वस्थ, अस्वस्थ, उम्र के बारे में आंकड़े को बांटते हैं, तो इसे मैनीफोल्ड या बहुगुणीय वर्गीकरण भी कहा जाता है। आखिरी अंतिम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बहुत प्रमुख है। क्योंकि सांख्यिकी से संबंध है और बायोस्टैटिस्टिक्स से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। और यही है आधार हमारी सब पढ़ाई का। इस समय जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे या स्टडीज़ करेंगे, संख्यात्मक वर्गीकरण प्राय वर्ग अंतरालों के अनुसार किया जाता है। ये वर्ग अंतराल वाली बात हमने आपसे पहले करी है, क्लास इंटरवल। इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का ध्यान रखते हुए, जैसे मैंने अभी आपको पिछला उदाहरण दिया था कि गुलाब के पौधे पे, गुलाब, वो 100 गुलाब के पौधों पे विभिन्न पौधे लगे हुए, उसमें संख्या थी 67 से शुरू हुई और बड़ी से बड़ी संख्या तक गई हुई थी। तो उसके बीच की अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम एक बड़ी संख्या और वो छोटी संख्या के बीच में लेकर के हम उसका क्लास बनाएंगे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कि भाई, इसका मैं एक उदाहरण अभी आपके सामने देता हूँ, इस उदाहरण से आप बड़े आसानी से समझ सकेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस डेटा जो आपके सामने इस स्लाइड के ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसके अंतर्गत मैंने ये बतलाने का प्रयास किया है कि किसी तालाब में 50 मछलियाँ हैं और इस 50 मछलियों की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में। 50 मछलियाँ एक तालाब में और उनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में। तो हमने लंबाई की जो कॉलम लिया, आप अगर देख रहे हैं बिल्कुल बाईं ओर देखें, तो लंबाई का जो कॉलम लिया वो 15 से 21, 21 से 24, 24 से 27 और 27 से 30, इस प्रकार हमने कॉलम लिया है। तो ये अब आप शायद आराम से देख पा रहे होंगे कि जो हमने कॉलम लिया, ये कॉलम बड़ा क्लियर देख पा रहे हैं कि लंबाई 15 से 21, 21 से 24 सेंटीमीटर और 24 से 27 और 27 से 30। इनमें मछलियों की गिनती उसके समक्ष लिखी हुई है। मछलियों की संख्या 15 से 21 सेंटीमीटर के बीच जो मछलियाँ हैं वो 7 मछलियाँ हैं। 21 से 24 के बीच में 9 और 24 से 27 के बीच में 8 और 27 से 30 के बीच में 4। तो ये जो वर्गीकरण हमने किया, ये हमें जो आंकड़े प्राप्त थे, अगर हम वैसे देखें तो इनकी अलग अलग साइजेज होंगी, लेकिन हमने इसे क्लास इंटरवल, यानी इसको एक, ये जो लंबाई का जो आपने मापन लिया उसके अंतर्गत हमने 15 से 21 यानी 3 सेंटीमीटर की रेंज में कितनी मछलियाँ, 15 से 21 के बीच में, 21 से 24 के बीच में 3 सेंटीमीटर और 24 से 27 के बीच में 3 सेंटीमीटर और 27 से 30 के बीच इस प्रकार बांट दिया। इससे ये हुआ कि ये जो आंकड़ा है जो हमें प्राप्त हुए थे, हमारे पास थे, वो संगठित हो गए, वो ग्रुप्ड हो गए, वो छोटे हो गए, अच्छी तरह से प्रस्तुत किए जा सके। और अब हम इन आंकड़ों के आधार पे कई चीज़ें समझा सकते हैं, कई चीज़ों का आंकलन कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी प्रस्तुतिकरण में
इस प्रकार आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण इतनी महत्वपूर्ण होती है। और उनके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जब हम अभी पढ़ रहे थे और हमने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल, विद्यार्थियों जब हम सांख्यिकी आंकड़ों के प्रेजेंटेशन की प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं तो हम उसको टेबल के फॉर्म में, हम उसको सुंदर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे कोई मतलब निकल सके, जिससे कोई अर्थ निकल सके, निष्कर्ष निकल सके और जिसमें कुछ गणना करी जा सके। तो हमने अभी विगत स्लाइड में देखा था कि किस प्रकार एरे या अभिविन्यास या सारणी बना करके उनको प्रेजेंट किया जाता है। उसमें से ही एक प्रक्रिया और एक तरीका, जो जिस प्रकार मैंने अभी उदाहरण लिया था कि गुलाब के फूल पे 100 गुलाब के पौधों पे लगे हुए गुलाब के फूलों की गिनती का एक आंकड़ा का कलेक्शन या आंकड़ों को एकत्रित कर व्यवस्था करने की कोशिश करी थी, व्यवस्थित करने की कोशिश करी थी, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं आंकड़ों को इस्तेमाल करते हुए आज हम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता वितरण कि जो आंकड़े हमारे पास है वो उसमें कौन सा मान बार बार आ रहा है, कौन से मान की आवृत्ति आ रही है या फ्रीक्वेंटली जो आ रहा है उसे फ्रीक्वेंसी की गणना करके निकाल करके और फिर उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना करके, जिसे वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या बारंबारता वितरण सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। विद्यार्थियों मुख्य तौर पे आपको बता दें कि बारंबारता, वो जिस बारंबारता की जो हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रहे हैं, वो एक चर या वो मान या वो ये विचर जो बार बार आता हो उसे बारंबारता या फ्रीक्वेंस कहते हैं। फ्रीक्वेंटली शब्द से बना ये फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसको इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं जब इससे पहले हम जब एरे अभिविन्यास की बात कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगाया जाए जो आंकड़े हैं उनको, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हमने छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर अरेंज किया जा सकता है। तो ये हमने करके देखा था और अब हम उनके द्वारा उस वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था और वो जो हमने प्रेजेंटेशन लगाया था उससे भी छोटा, उससे भी कॉम्पैक्ट और उससे भी ग्रुप्ड प्रेजेंटेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। तो आइए उस प्रेजेंटेशन के समझने की प्रयास करते हैं। अगर हमें, आपको याद होगा कि वो 100 फूलों के पेड़ पे लगे हुए फूलों की विभिन्न संख्याओं को हमने छोटे से बड़े की ओर एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया था। अब उस टेबल के फॉर्म से आगे चलते हैं, यानी अगर उसी प्रेजेंटेशन को हमें और कॉम्पैक्ट बनाना हो तो उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकती है, सिंपल और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहला प्रमाण जो जो एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो चित्र दिखाने जा रहा हूँ, उसमें वो सिंपल अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल है। उन्हीं पौधों को के ये जो आंकड़े थे उनको मैंने इस पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इस टेबल में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप बहुत क्लियर देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी कि 134 फ्लावर्स जो थे वो एक बार आए, 133 एक बार भी नहीं आए, 132 एक बार 0 बार आए। इस प्रकार से हमने पूरी गिनती 67 से, अगर आप इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी सबसे ज़्यादा नंबर फूल का, तो पहले हमने वो निश्चित कर लिया, देख लिया कि भाई इन आंकड़ों में सबसे कम क्या है, तो 67 इसमें सबसे कम था और सबसे अधिक क्या है, तो 134 फूल थे। तो प्रत्येक पौधों को जब हमने लगाया तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगाया तो इससे छोटा हो गया, पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा हो गया। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बार बार आना उस गिनती का। तो अगर आप देखें सबसे नीचे अपने दाहिनी हाथ की तरफ तो 67 एक बार आया है, उससे नीचे से ऊपर आते जाएं 83 तक आए तो 2 बार आया है। इधर ये गिनती है फूलों की पौधों के ऊपर। तो इस तरह अलग अलग तरीके से कौन कितनी बार, कितने फूलों के पौधे, ऐसे पौधे जिन पे 104 फूल लगे हुए थे वो कितने हैं, 107 फूल थे वो कितने हैं, 134 फूल थे वो कितने, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और चूंकि ये सिंपल, साधारण और अनग्रुप्ड है, इसलिए इसे सिंपल अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे आगे अभी हम चलेंगे और अब हम
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं आंकड़ों से किस प्रकार बनेगा वो देखते हैं। देखिए, हमें अब वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो डाटा या जो आंकड़े हैं वो और संक्षिप्त हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। इसे कंडेंस्ड डाटा प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें हम क्लास में इसे विभक्त कर देंगे और ये क्लास छोटे छोटे वर्गों में, छोटे क्लास में बांट दिया जाएगा। इन क्लास एक 5 से लेकर 20 क्लास में इसको परिवर्तन, ऐसा ये कोई रिटर्न लॉ नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि 5 से 20 तक की क्लासेस बनाई जा सकती है किसी भी डाटा में। और अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी तो उसका निकालने का तरीका है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा हमने देखा था 134 था और लोएस्ट वैल्यू 67 थी, तो दोनों को हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दीजिए और विड्थ ऑफ क्लास जो आप लेना चाहते हैं 4 की, 5 की, 10 की, वो इस पर लगा दीजिए। कोशिश ये रहे, कोशिश नहीं बल्कि निश्चितता ये रहे कि क्लास इंटरवल सारी की सारी जितनी भी क्लासेस हों, जो क्लास अभी वर्ग समझाऊंगा उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई इक्वल हो, यानी सभी के अंदर, जैसे पिछले हमने आंकड़े के अंदर 3 का लिया था, सेंटीमीटर मछली वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंतर्गत, इसके अंदर भी हम इसी प्रकार से इसे अरेंज करेंगे। जो आंकड़े हमने साधारण सिंपल वर्गीकृत डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखे थे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में देखे थे, उनको अब हमने क्लास के माध्यम से बदल दिया, वर्गों के माध्यम से बदल दिया। अगर आप इन आंकड़ों के प्रेजेंटेशन पे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि मैंने इसे क्लास इंटरवल में विभक्त कर दिया है। 130 से 134, 125 से 129, उल्टा नीचे से चलें, मैं वहाँ से भूल गया, 65 to 69 आपको याद होगा, 67 सबसे कम फूल थे एक पौधे के ऊपर और 134 सबसे अधिक फूल थे, तो हमने देखिए उसको ले लिया। इसका इंटरवल, क्लास इंटरवल इस प्रकार बना लिया कि 65 to 69 चार, उसका 65, 66, 67, 68, 69 का, इसी तरह 70, 74 और इस तरह ऊपर बढ़ते हुए हमने 130 से 134 कर दिया। जो टैली फिगर दिख रहा है इसमें, जिसमें लाइनें नज़र आ रही है, ये टैली कहलाता है। टैली का निशान, टैली का मार्क ये इस प्रकार इंगित किया जाता है जैसे खड़ी लाइनें, 4 खड़ी लाइनों को 4 और उसके बाद एक आड़ी तिरछी लाइन से इसको काटा जाता है अगर 5 गिनती हो जाती है तो इस प्रकार इसको डिनोट किया जाता है। खैर, इसके अंदर जो आप टैली देख रहे हैं कि 130 से 134 के बीच में फ्रीक्वेंसी, यानी एक ही पौधे पे 134 फूल थे इसलिए एक ही पौधे का इंगित किया गया। 125 से 129 के बीच में एक ही, सबसे अधिक जो अधिक पौधों पे फूल पाए गए वो 105 से 109 के बीच में पाए गए, जिसमें 12, 100 से 104 में 16, 90 से 94 17। इस आंकड़ों को इस प्रकार प्रेजेंट। अब हम इससे कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। इनकी जब टोटल कर लें इस फ्रीक्वेंसी की तो 100 आ रही है, नीचे देख लीजिए। तो 100 पौधे हैं, इन 100 पौधों पे किस प्रकार से, ये पौधों की गिनती है और ये इसमें पाए जाने वाले फ्रीक्वेंसी है कि वो जो हमने पहले गिन लिए थे फूल, अब हमें पौधों की गिनती से फूलों का संबंध, कि कितने पौधों पे कितनी गिनती के फूल हैं लगभग उसको हम आसानी से इससे स्टडी कर सकते हैं। वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जो क्लास की बात कर रहे हैं उस क्लास में अच्छी प्रकार से परिभाषित होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी क्लास बनाई, अच्छी प्रकार से परिभाषित है, 34 से लेके 37 तक, इस प्रकार से जो बिल्कुल क्लियर है। वर्ग बहुत कम ना हो और बहुत अधिक बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो जो वर्ग की चौड़ाई है, वर्ग इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि मैंने अभी पिछली साइड में आपसे कहा था कि 5 से 20 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। प्रत्येक वर्ग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अर्थात सभी अपने आप में अलग हो, नॉन ओवरलैपिंग हो, उनकी जो मान है, न्यूनतम मान और मैक्सिमम मान, वो ओवरलैप करते हुए नहीं हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो। वर्ग अंतराल समान हो, सारे वर्गों का, सारी क्लासेस का जो हमने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया वो समान होना चाहिए। वर्ग में ये प्राप्त आंकड़ों का प्रत्येक मूल्य अवश्य सम्मिलित हो जाए, ऐसा वर्ग बनना चाहिए। यानी जितने आंकड़े, जो जो इन्फॉर्मेशन है
ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ रह जाए, यानी 134 से ऊपर की रह गई या 67 से नीचे की रह गई, जो हमने आंकड़े अभी लिए उसमें हमने देखा था विशेष तौर पे कि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जो हमसे रह गई हो।